तो हाय एवरीवन, मैं हूं सत्यम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बेसिक ट्यूशन क्लासेस। आज हम आप लोगों के कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आए हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसके हम टॉप 10 एमसीक्यू कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर में से बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है ये, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फिजिक्स का पहला पार्ट है कक्षा 10 के। तो इसके हम टॉप 10 एमसीक्यू को लेकर के आए हैं, जो कि कक्षा 10 की ये टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये टॉपिक है, जिसमें हम टॉप 10 एमसीक्यू को लेकर के आए हैं। टॉप 10 एमसीक्यू को लेकर के आए हैं विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2027। शाम के 7 बज चुके हैं, आप लोग लाइव जुड़ जाइए। शाम के 7 बज चुके हैं, आप लोग लाइव जुड़ जाइए। शाम के 7 बज चुके हैं। ओके, तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और एक एक एमसीक्यू को नोट करिएगा, आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है टॉप 10 एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यूज, टॉप 10 एमसीक्यूज, टॉप 10 एमसीक्यूज, टॉप 10 एमसीक्यूज। कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी पे आधारित ये सारे क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी पे आधारित होंगे। कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। ए ऑप्शन है न्यूटन का नियम, ए ऑप्शन है न्यूटन का नियम। बी ऑप्शन है हुक का नियम। सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम और डी ऑप्शन है ओम के नियम। हमारा सर राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के नियम। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के नियम। पहले क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि परावर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन तो परावर्तन के नियमों का पालन करता है, परावर्तन के नियमों का पालन करता है। यहाँ पे देखिए चित्र में समझाया भी गया है कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपतित किरणें, यानी कि ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ये एक समतल दर्पण है। ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण है, जिस पर एक किरण आती हुई दिख रही है। आप सभी लोगों को एक किरण आती हुई दिख रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस जाती हुई दिख रही है, तो इस आते हुए किरण को हम क्या बोलते हैं, आते हुए किरण को आपतित किरणें बोलते हैं। फिर यहाँ से जब टकरा कर वापस जाती है तो इसे परावर्तित किरणें बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें बोलते हैं। और जो आती है इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरणें बोलते हैं। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ये एक समतल दर्पण है। अगर हम बीच में एक रेखा डालेंगे, एकदम सोझी रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको अभिलंब कहते हैं। ये अपने कॉपी पर नोट करिएगा, इसको अभिलंब कहते हैं। ओके, इसको अभिलंब कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम में से पहला नियम क्या है। परावर्तन के नियम में से पहला नियम क्या है। परावर्तन के नियम में से पहला नियम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन के नियम में से पहला नियम क्या है। पहला नियम क्या है, तो ए ऑप्शन दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए ऑप्शन हमारा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी ऑप्शन हमारा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पे होते हैं।
और सी ऑप्शन हमारा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और हमारा डी ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपतन कोण पहला नियम परावर्तन का पहला नियम कौन सा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, जितना दूरी इस साइड है उतना ही दूरी इस साइड है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन सा है? ये है आपतन कोण जो से आपतित किरण आ रही है, ये है परावर्तन कोण जिससे से परावर्तित किरणें जा रही हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आपतन कोण 30 अंश है तो यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। यदि आपतन कोण यदि आपतन कोण यदि आपतन कोण 30 अंश है तो यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। अभी हमने आपको दूसरे क्वेश्चन पे क्या बताया कि आपतन कोण ये है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के पहला नियम है, तो बराबर होता है। तो ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 ही अंश होगा। अगर आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा, परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा, 30 अंश का होगा, 30 अंश का होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का जो है अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन तो किस कारण होता है। यहाँ पे चित्र में बताया गया कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। देखिए वायु, जब वायु होगी यानी कि इसे क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, यानी कि इसे बोलते हैं विरल माध्यम। वायु जो होती है वो विरल माध्यम होती है, यानी कि उसमें कण थोड़ा दूरी दूरी पर होते हैं, लेकिन जल थोड़ा सा वायु के सापेक्ष सघन माध्यम होती है, इसमें कण थोड़े पास पास होते हैं। तो आपतित किरण, जब कोई किरण आती है जब कोई किरण यहाँ से आ रही है, ये है आपतित किरण। जब आपतित किरण आती है यहाँ से अविलंब रहता है, तो अविलंब से जब टकराती है तो इसके चाल में कमी आ जाती है, तो ये मुड़ जाती है, अपवर्तन हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। अपवर्तित किरण जिसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, तो इसके चाल में कमी आ जाती है। तो प्रकाश की वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश की वेग में परिवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, प्रकाश की वेग में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की वेग में परिवर्तन के कारण होता है, प्रकाश की वेग में परिवर्तन के कारण होता है। अब हम अपने पांचवें ऑप्शन पर आ जाते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसमें चाल में कमी हुई है, चाल में कमी हुई जब अपवर्तित हुई, ये क्या है, विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है। जबकि इसके सापेक्ष ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम है। जबकि इसके सापेक्ष वायु क्या है, वायु एक विरल माध्यम है, इसके सापेक्ष उसके कण, वायु के कण थोड़े से दूर दूर पे होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहता है देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है सामान्यतः प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलता है। प्रकाश यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलता है, प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलता है, सबसे अधिक वेग से चलता है।
प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलता है? प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलता है? तो क्या प्रकाश सबसे अधिक वेग वायु में चलता है, या जल में चलता है, या कांच में चलता है, या निर्वात में चलता है? तो प्रकाश, आप लोग याद रखना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गति करती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है, निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8 मेरे भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है मेरे भाई। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हम अब अपने 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद रखना मेरे भाई। आप याद रखना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से, यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, यानी कि ये क्या है, जो वायु है, और ये क्या है, कांच है। जब प्रकाश वायु से, जब प्रकाश ऐसे से आता है, वायु से कांच में जाता है, ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, कांच में जाता है, तो वह क्या करता है? तो वह क्या करता है? आप बताइए, तो वह क्या करता है? वह क्या करता है? वह क्या करता है? तो हम इसमें अपने राइट आंसर को देखेंगे, वह क्या करता है। तो मेरे भाई क्या होता है, जब ये प्रकाश इसमें से इसमें जाता है, प्रकाश इसमें से इसमें जाता है, तो क्या होता है, ये है अविलंब, ये क्या है, अविलंब। तो ये जब विरल माध्यम से, ये क्या है, विरल, वायु क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है, तो क्या, वो झुक जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे दूर दूर कणों से अब मजबूत हो जा रहा है। मजबूत क्या करेगा, उसे मार करके झुका देगा, झुका देगा, तो वो किसके, अविलंब की ओर झुक जाएगा। अगर यही नीचे वायु होता, ऊपर कांच होता, तो ये क्या करता, अविलंब से दूर भागता। क्या करता, अविलंब से दूर भागता, क्योंकि नीचे अब कमज़ोर है, ऊपर वाला मजबूत है। ऊपर वाला झुकाया था, अब जब ये नीचे आया, तो अब ये कमज़ोर है, उसको मारकर दूर भाग जाएगा। अब ये, लेकिन अब ये वायु से कांच में आ रहा है, इसीलिए कि क्योंकि ये विरल से सघन में आ रहा है, तो ये झुक जाएगा, अविलंब की ओर चला जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अपवर्तित होकर अविलंब की ओर मुड़ता है, 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 अपवर्तित होकर अविलंब की ओर मुड़ता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपने 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, तो वह क्या करता है? जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, तो वह क्या करता है? जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, तो वह क्या करता है? जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, तो वह क्या करता है? जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, तो ये है कांच, ये है वायु। यानी कि अब ऊपर कैसा है, ऊपर है तो ये तो सघन माध्यम है, क्योंकि इसके कण ज़्यादा पास पास है, ये सघन माध्यम है, जबकि वायु क्या है, एक विरल माध्यम है। तो विरल से जब सघन से विरल माध्यम में आएगा, सघन से विरल माध्यम में आएगा, तो हम अपने आपको अभी क्या बताया था, तब वो जब मजबूत से कमज़ोर की ओर आएगा, तो वह क्या करेगा, अविलंब से दूर भागेगा, ये है अविलंब, अविलंब से दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर यही नीचे होता, तो ये उसको झुका देता सघन, लेकिन सघन इस बार ऊपर है, विरल नीचे है इसके सापेक्ष, तो ये दूर भागेगा, तो ये अविलंब से दूर मुड़ता है, अविलंब से दूर मुड़ता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर मुड़ता है। देखिए, ऐसे ऐसे आया और ऐसे ऐसे भाग गया, ऐसे ऐसे भाग गया, जबकि अगर ये ऐसे ऐसे होता, ऐसे आता, ऐसे मुड़ जाता। ओके, तो चलिए आते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या
8वां को क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण किस स्थिति में परिभाषित होता है। शायद अब ये सिलेबस में से हट गया है मेरे भाई, अब ये नहीं आता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कक्षा 10 के बोर्ड से हट गया है, एनसीईआरटी बुक से अब ये नहीं आता है, ये कट चुका है। लेकिन हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसको हम आपको कॉन्सेप्ट को नहीं समझाएंगे क्योंकि अब ये कट चुका है हमारे। हम इसका आपका राइट आंसर बता देते हैं हालांकि, लेकिन अब ये आपके पेपर में नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, क्रांतिक कोण किस स्थिति में परिभाषित होता है। क्रांतिक कोण किस स्थिति में परिभाषित होता है। क्रांतिक कोण किस स्थिति में परिभाषित होता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो हमारा ये, अब हम चलते अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। 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 तो यहाँ पे देखिए आपको समझाया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। विरल, जब सघन माध्यम, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु, देखिए ये सघन माध्यम है, ये अभी हम आपको यही बता रहे थे। कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। वायु क्या है, एक विरल माध्यम है। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष में। तो ये क्या है, विरल माध्यम है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम चलते अपने लास्ट 10वें क्वेश्चन पर, देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। 10वां क्वेश्चन मेरे भाई, ये 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। 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 इंद्रधनुष बनने का कारण क्या इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का परावर्तन है, या प्रकाश का अपवर्तन है, या प्रकाश का विवर्तन है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। इंद्रधनुष बनने का कारण ए ऑप्शन भी नहीं है, कट जाएगा, और ना ही बी ऑप्शन है, और ना ही सी ऑप्शन है। प्रकाश के इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसमें होता है, तो ही इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो ही इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ओके, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है, एमसीक्यू लाना है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने हैं, आप अब कमेंट करके बताएंगे तो हम इसी तरीके से अब क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप देखने के लिए, धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अब बोलते हैं हम धन्यवाद और चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं मेरे भाई।
ये है बेसिक ट्यूशन क्लासेस, बेसिक ट्यूशन क्लासेस मेरे भाई, बेसिक ट्यूशन क्लासेस, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है मेरे भाई, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, अब हम चलते हैं। थैंक यू।